जय भीम नवमुद्दा बघूया आजच्या घडामोडी। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभासाठी विविध कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू झाली। योजनेच्या लाभासाठी जन्माचा दाखला आवश्यक आहे। महापालिकेत बहिणींची मोठी गर्दी दिसून येत आहे। कालपासून गर्दीला सुरुवात झाली असल्याने आज हजारांवर अर्ज आल्याचे महापालिका जन्म मृत्यू विभागातील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले। येत्या काही दिवसात आणखी गर्दी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांची मोठी गर्दी दिसून आली आहे। वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना 1500 रुपये देण्यात येणार आहेत। आज सकाळपासून महिलांची मोठी गर्दी होती। अचानक उसळलेल्या गर्दीने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचीही तारांबळ उडाली। त्यामुळे अर्ज जमा करण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांची मदत घेण्यात आली। या संदर्भात काही प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत। है नागपुर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय में। जैसा आप सभी को पता है कि लाडली बहन योजना सरकार ने घोषित कर दी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ महिलाएं यहाँ पर आई है फॉर्म के लिए। तो अब हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार क्या उनको इस योजना के लाभ के लिए फॉर्म मिल पा रहा है या वो कब से कौन कौन सी दिक्कतों का सामना कर रही है, ये हम उनसे रूबरू होकर बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं, आप लोग यहाँ कितने बजे से आए हो और आपको फॉर्म मिला है या नहीं मिला है? 11 बजे से आए हम लोग। तो आपको यहाँ पे फॉर्म मिला है। जिस तरीके से योजना का बताया गया, जो जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट बनाने में आपको पूरे यहाँ का सहकार्य मिल रहा है? यहाँ के अधिकारी कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। 4 दिन से आके जा रहे हैं हम लोग, रोज आ रहे। बर्थ सर्टिफिकेट देने के बाद रहने के बाद में भी वो बोलते नहीं है, बोलते रिकॉर्ड है यहाँ पर। और सवेरे से 10-11 बजे काम धंधे छोटे बच्चे को ये करके इधर आना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं कर रही है। मिल गया, अभी डॉक्यूमेंट्स लगाने डॉक्यूमेंट लगाने दूसरे अभी तक मिला नहीं है। यहाँ पर जो फॉर्म भरने वाले हैं वो कब से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है? टोकन नंबर जो लोग अभी खाना खाने गए, अभी तक आने के थे। 1:30 बजे से गए, खाना खाने अभी तक आने के थे। हाँ, हम लाइन में खड़े कब से। हमें सिक्योरिटी गार्ड ने पहले बोले थे कि टोकन की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद में वहाँ पर गए ऑफिस में तो वहाँ बोलने लगे कि टोकन की ज़रूरत है। और जब टोकन के लिए नंबर लगाए तो यहाँ पर बैठे नहीं है वो ऑफिसर। और ऊपर अभी मैं गई थी पूछने के लिए तो वो बोल रहे कि 1:30 बजे तक के हमने फॉर्म भरते थे और तब तक के हमने फॉर्म पर टोकन दिए और उसके बाद में हम नीचे आने को खाली नहीं है। हमको फॉर्म मिला, फॉर्म मिलने के बाद में हमने फॉर्म भरे, लेकिन यहाँ पे कोई भी यहाँ पर है ही नहीं। खाना खाने गए तो अभी तक आने की चाहिए। कितने बजे से खाना खाने के लिए गए? वो गए 1:30 बजे से। मिलना चाहिए, कम से कम हम सबमिट न कर सके, उसके बाद वो 3 दिन के बाद मिले या 10 दिन के बाद मिले। फॉर्म सबमिट होना बहुत जरूरी है। हम बाहर गांव से आए, फॉर्म सबमिट होना चाहिए। ये गलत बोल रहे हैं। अभी हम वापस जाए क्या? कल भी 1:30 बजे यहाँ से उठ के चले गए, लेकिन टोकन नंबर नहीं दिए। ये टोकन हम 2 दिन तक के 6 बजे तक के यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं मिला तो टोकन नंबर क्या है? जब वहाँ से रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, कमिश्नर को बोलो ना। चेक करने के बाद में 1:30 बजे वहाँ से उठ के चले आ रहे हैं। मैडम ये बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर। ये मैंने खुद अपने हाथों से निकाला हूँ। 100 रुपये का लगा हुआ था, 50 रुपये कीमत है। राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षणाच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीने नांदेड येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्याच्या कार्यालयासमोर मराठवाडा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत विश्वासराव व जिल्हाध्यक्ष VR चिलरवार, महिला जिल्हाध्यक्ष विजयालक्ष्मी स्वामी यांच्या नेतृत्वात जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले। या धरणे आंदोलनात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मराठवाडा शिक्षक संघाचा मी मराठवाडा शिक्षक संघाचा नांदेड जिल्हा असून आमच्या शिक्षकासंबंधी अनेक प्रश्न अनेक दिवसापासून प्रलंबित आहेत। या संदर्भात अनेक वेळा आम्ही मोर्चा काढलेला आहे, अनेक वेळा धरणे आंदोलन केलेलं आहे, तरीसुद्धा शासनाला झोपेतून सोंग घेतलेला आहे, झोपेतून उठलेलं नाही। त्यासाठी शासनाला विनंती आहे की आमच्या जुनी पेन्शन योजना असो, आश्वासित प्रगती योजना असो, 100% अनुदान असो, आमच्या शिक्षकांचा पगार असो, या सर्व गोष्टीचा त्यांनी तात्काळ विचार करून हे प्रश्न सोडवावेत अशी आमची आग्रहाची मागणी। तर मी स्वामी विजयलक्ष्मी, मराठवाडा शिक्षक संघ महिला अध्यक्ष आहे। आज आम्ही इथे बऱ्याचशा मागण्या घेऊन या ठिकाणी आलेलो आहोत। त्यामध्ये प्रमुख मागणी म्हणजे अंशदायी पेन्शन योजना रद्द व्हावी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी, यासाठी
त्याचबरोबर जे अनुदानित शाळा ज्या अनुदानाला आलेल्या आहेत त्यांना 100% अनुदान मिळावं आणि जे वेठ बिगार आहेत, आता जे घरी बसले बिचारे 20% अनुदानावर वगैरे आहेत, तर त्यांनाही 100% अनुदानाचा फायदा मिळावा, पूर्ण पगार मिळावी यासाठी. आणि जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर बऱ्याच वर्षापासून काम करत आहेत इंग्रजी मीडियमवरती, त्यांनाही अप्रूव्ह मिळून आणि पगार चांगला मिळावा यासाठी. आणि बऱ्याचशा मागण्या आहेत आमच्या ज्या शासनाच्या निदर्शनास आम्हाला आणायच्या आहेत. त्यासाठी महिला शिक्षकही बऱ्याचशा प्रमाणात येत आहेत आणि त्यामुळे आम्ही इथे आज धरणे आंदोलन करत. मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीनं मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी माध्यमिक कार्यालयासमोर शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित न्याय मागण्यासाठी आणि त्याकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी धरणे आंदोलन आयोजित केलेले आहे. या धरणे आंदोलनामध्ये 22 मागण्याचं निवेदन सरकारला यापूर्वी दिलेलं आहे. त्यामध्ये प्रमुख मागणी अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांनाच हक्काची जुनी पेन्शन योजना मिळाली पाहिजे. निकषपात्र शाळांना वर्ग तुकड्यांना प्रचलित अनुदानाच्या सूत्रानुसार 100% अनुदान मिळालं पाहिजे. शिक्षकांची भरती झाली पाहिजे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची भरती बंदी उठवली पाहिजे. शिक्षकांना 10, 20, 30 वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना मिळाली पाहिजे. अशा अनेक मागण्या घेऊन आम्ही आज 8 जिल्ह्यामध्ये मराठवाडा शिक्षक संघाच्या वतीनं धरणे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे. महिला राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष सांगली शहर जिल्हा व राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरद पवार सांगली शहर यांच्या वतीने उपप्रादेशिका परिवहन अधिकारी RTO सांगली यांना सावळी या ठिकाणच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार सांगली शहर जिल्हा यांच्या वतीनं आज उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना आम्ही सावळी येथील वाहन चालवण्याचं जे परवाना काढण्याचं काम ज्या ठिकाणी होतं आहे, जिथं टेस्ट होत्यात त्या ठिकाणच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारीचं एक निवेदन दिलेलं आहे. त्यामध्ये म्हटलेलं आहे की त्या ठिकाणी रोज 140 लोकांना ड्रायव्हिंग टेस्टसाठी बोलवलं जाते आणि त्यातल्या बऱ्यापैकी लोकांना जाणून बुजून नापास केलं जाते आणि नापास झालेल्या लोकांना तिथले 4 एजंट आहेत, ते 4 एजंट जाऊन भेटतात. ते काय प्रादेशिक विभागाचे RTO विभागाचे कर्मचारी नाहीत. सर्वसामान्य माणसांना RTOंना भेटायचं असेल तर त्या ठिकाणी जिथं तपासणी टेस्ट चालू असते भेटू देत नाहीत. मग हे जे 4 लोक आहेत, हे 4 लोक RTOच्या पुढं मागं का फिरत असतात आणि हे लोक 2 व्हीलरच्या लायसनसाठी नाकारलेल्या लोकांना 500 रुपये मागतात आणि 4 व्हीलरचं लायसन मंजूर करण्यासाठी 1000 रुपये मागतात. तर अशा लोकांच्यावर कारवाई करावी अशी आम्ही या ठिकाणी मागणी केलेली आहे. आणि याचबरोबर ते जे 4 एजंट आहेत ते 4 एजंटच नुसतं याला जबाबदार नसून आपल्या RTO विभागातील काही अधिकारी व कर्मचारीसुद्धा सामील असायचा आमचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचा आरोप आहे. तर त्या आरोपाची शहानिशा करून लवकरात लवकर चौकशी करून तात्काळ कारवाई करावी अशी आम्ही उपप्रादेशिक विभागीय अधिकाऱ्यांच्याकडे आज निवेदनाद्वारे मागणी केली. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. हुआ बहू, माँ पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है. तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है. इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है. ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में. लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है. जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध. हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshospital.com.
गोकुळ दूध संघाच्या वतीने 10वी व 12वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आणि निवृत्त कामगारांचा सत्कार अध्यक्ष अरुण कुमार डोंगरे आणि ज्येष्ठ संचालक विश्वासराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला। कोल्हापुरातील ताराबाई पार्क येथे झालेल्या गोकुळ दूध संघाच्या कार्यालयात हा कार्यक्रम संपन्न झाला। यावेळी 10वी व 12वीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अनेकांनी भावी कार्यास शुभेच्छा दिल्या। यावेळी विद्रोही लोकशाहीर संभाजी भगत, मेघा पानसरे, सेक्रेटरी प्रदीप पाटील, महाव्यवस्थापक अनिल चौधरी, व्यवस्थापक रामचंद्र पाटील, मल्हार पाटील, शाहीर सदाशिव निकम, संदेश पाटील उपस्थित होते। दीक्षाभूमी येथील प्रकल्पच रद्द करा अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीने केली आहे। या संदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे। मानवतावादाचे पुरस्कर्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी अशोका विजयादशमी दिनी आपल्या लाखो अनुयायांसमवेत नागपूर येथील दीक्षाभूमी येथे बौद्ध धम्माची दीक्षा घेतली। त्या भूमीवर झालेले आंदोलन हे प्रकल्पाला विरोधासाठीच होते असे नमूद करण्यात आले। ऑक्टोबरमध्ये होणारा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सोहळा जवळ येत आहे, त्याआधी येथील भूमिगत पार्किंगसाठी केलेले खड्डे व झालेले विद्रुपीकरण तात्काळ दुरुस्त करून ही जागा युद्ध पातळीवर पूर्ववत करावी। दीक्षाभूमीची ही जागा अपुरी पडत असल्याने स्मारक समिती व आंबेडकरी अनुयायांतर्फे मागील 40 वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाची आरोग्य विभागाची माता कचेरी व काचीपुरा परिसरातील कॉटन रिसर्च सेंटरची जागा स्मारकाकरिता व विकास कामाकरिता लीजवर उपलब्ध व्हावी अशी मागणी बहुजन समाज पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट सुनील डोंगरे यांनी केली आहे। जय भीम, मैं श्वेता लॉर्ड बुदर टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। हम खास चर्चा करने आए हैं एडवोकेट सुनील डोंगरे सर से, जो कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है। सर से हम चर्चा करने वाले दीक्षा भूमि के विषय में। जैसा आप सभी को पता है कि दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण शुरू हो चुका है और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जिसका विरोध किया जा रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और भी कई ऐसे विषय है जिसमें हम अधिक जानकारी सर से लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। जय भीम, आप सभी को मेरा धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। साथियों, पहले तो मैं आप लॉर्ड बुद्धा टीवी के तरफ से आए इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी की तरफ से मैं एडवोकेट सुनील डोंगरे, बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष। अभी बहन जी का आदेश हुआ, बहन जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हैं, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज मैं अपना काम कर रहा हूँ। 2 दिन पहले बहुत बड़ा इशू और कई दिनों से इशू चल रहा है दीक्षा भूमि के संदर्भ में डेवलपमेंट का। NMRD ने जो डेवलपमेंट करने की बात की, हम भी उस इशू को, उस डेवलपमेंट को हम देख रहे थे, लेकिन सडनली कई लोगों का, और जो वहाँ पर दीक्षा भूमि में माथा टेकने के लिए जाते हैं, दीक्षा भूमि को अपना पवित्र स्थल समझते हैं, सारे विश्व से लोग वहाँ पर आते हैं क्योंकि 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वहाँ धम्म दीक्षा दी थी और कई लोगों ने वो धम्म दीक्षा वहाँ पर ली। बताया जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर धम्म दीक्षा लेकर इस बंधु भाव को, करुणामय भाव को पूरे विश्व के अंदर फैलाने के लिए ये काम किया। वहाँ पर स्मारक बना हुआ है धम्म दीक्षा सोहरा के माध्यम से, और वहाँ पर हर साल 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जिस दिन धम्म दीक्षा दी, हर साल वहाँ पर लाखों लोग, लाखों अनुयायी उस पवित्र स्थल पर जाते हैं। लेकिन अभी हमें ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर 2 दिन पहले बड़ी संख्या में वहाँ लोग पहुँचे ये डिमांड के लिए कि जिस तरीके से विद्रुपीकरण उस एरिया का, उस स्मारक का, उस ग्राउंड का वहाँ हो रहा है, उस विद्रुपीकरण रोकने के लिए कई लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। हमारा कहना यह है शासन प्रशासन से कि आपको यदि डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो विकास के खिलाफ तो हम कतई नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास प्रॉपरली होना चाहिए। हमने कई सालों से देखा है कि वहाँ जो स्मारक समिति है, वहाँ के जो लोग हैं, जो ट्रस्टी हैं, जो काम कर रही हैं, उन्होंने कई सालों से एक डिमांड की कि भाई हमें जो आजू बाजू की ज़मीन है, जो पड़ी हुई भूमि है, कई सालों के पहले बाबा साहब आम्बेडकर जी के उस धम्म दीक्षा सोहरा जो हुआ था, उसके बाद ये कई बार डिमांड उठी है कि वो ज़मीन हमें दिया जाए, जिसके माध्यम से एक अच्छा स्मारक तो बना है, लेकिन लोग आते हैं तो उनकी अव्यवस्था होती है, उनके लिए सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सारे रोड ब्लॉक करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ के NMC को करना पड़ता है। वो कई दिनों से हमारी डिमांड थी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई, लेकिन इस बार मालूम पड़ा कि सोशल फंड के माध्यम से, ये जो SC ST के लिए समाज कल्याण का एक सोशल फंड आता है, उस फंड को 200 करोड़ रुपए को डाइवर्ट करके, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ डाइवर्शन,
ये जो फंड होता है ये बहुजन समाज के लिए SC ST OBC के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए होता है। लेकिन ये फंड इन्होंने ये जो A ग्रेड का जो पर्यटन स्थल है उसको डेवलप करने के लिए लगाया है। मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, ये मेरा प्रश्न है कि यदि आपको इस स्मारक का, क्योंकि आप ही ने उसको ये दर्जा दिया है, ये A ग्रेड का पर्यटन स्थल बनाया है, यदि आपको उसका सही मायने में डेवलपमेंट करना है तो इस देश के अंदर कई ऐसे श्रद्धा स्थल हैं। हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष स्थल है, हम हर धर्म की, हर जाति के लोगों की मान सम्मान करते, उनकी श्रद्धाओं का मान सम्मान करते। यदि आप दूसरों के लिए जनरल फंड से फंड अलोकेट करते हो उनके डेवलपमेंट के लिए, उस क्षेत्र का, उस स्मारक का डेवलपमेंट के लिए, तो फिर व्हाई नॉट दीक्षाभूमि? ये मेरा प्रश्न है गवर्नमेंट से कि आपने समाज कल्याण के 200 करोड़ रुपए को इधर डाइवर्ट क्यों किया? ये पहली बात। दूसरी बात, आपने विकास के लिए डाइवर्शन किया, अच्छी बात है, लेकिन हमारी पहली ये डिमांड है तो आप विकास तो करो, लेकिन कम से कम ज़मीन तो हमें दो। ज़मीन तो होनी चाहिए जिसके आप विकास करें, ज़मीन तो हो कि जिसका विकास हो जाए। आप कई लोग ऐसे हैं, कई संस्थाएं ऐसी हैं, कई अलग अलग मंदिर ऐसे हैं, कई ट्रस्ट ऐसी है कि जिसके ऊपर आप 99 ईयर्स के लिए कई एकड़, कई हेक्टर ज़मीन आप आवंटन करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, लेकिन हम आपको 20-22 एकड़ ज़मीन मांगने के लिए कई सालों से प्रयत्नरत है। यहाँ की बुद्ध धर्मीय जनता, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC लोग कई दिनों से आपको डिमांड कर रहे हैं, आप वो छोटी सी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो हमारी ये पहली डिमांड है कि आप हमें ज़मीन आवंटित करो, फिर उसका प्रॉपरली आप डेवलपमेंट करो। और जिस तरीके से डेवलपमेंट की बात चल रही है, वहाँ पर पूरी तरीके से खड्डे बने हुए हैं, इतना कुछ खोदा गया है, उसके ऊपर पानी भर गया है। और अभी सीज़न जो चल रहा है वो रेनी सीज़न चल रहा है, 2 महीने के बाद अक्टूबर आएगा, फिर लाखों की संख्या में आने वाला ये जो बुद्ध धम्म को मानने वाला, फुले शाहू बाबा की विचारधारा को मानने वाला ये जो विशालकाय समाज है, उसकी कितनी अव्यवस्था वहाँ होगी। और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, उतनी जल्दी आप उसको अंडरग्राउंड पार्किंग बनाओगे, मुझे नहीं लगता है। इसलिए शासन प्रशासन से, दोनों से हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है। मैंने कल माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी ये ज्ञापन सौंपा है, मुख्यमंत्री जी को भी मैंने ज्ञापन सौंपा है, सम्माननीय स्पीकर साहब को भी ये ज्ञापन सौंपा है कि आप जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र में अपना ध्यान केंद्रित करें। और अभी अधिवेशन चल रहा है, उस अधिवेशन में ही हमारी इस डिमांड को आप पूरी तरीके से सॉल्व करिए। सर, जिस तरह आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि सौंदर्यीकरण के चलते जो अंडरग्राउंड पार्किंग का मुद्दा रखा गया था, इसका विरोध करते हुए कुछ लोगों ने दीक्षा भूमि में जो कार्य शुरू था उसको काफ़ी क्षति पहुंचाई है। वहाँ पे जिस प्रकार से काम निर्माण था, तो वहाँ पे कई लोगों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने अंगार भी लगाई है, कई लोगों ने तोड़फोड़ की है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो क्षति पहुँचाने का कार्य हुआ है, क्या ये सही मायने में हुआ? इस प्रकार से अपनी बात को समक्ष रखना या इस प्रकार से वहाँ पे कार्य में दखल अंदाजी करना, क्या ये सही है? मेरा ये मानना है कि बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग करुणा प्रिय होते हैं, मैत्री प्रिय होते हैं, बंधुभाव प्रिय होते हैं, बंधुभाव करते हैं। पूरे विश्व के अंदर आपको मालूम है कि बुद्ध धम्म ये शांति का प्रतीक है, और बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग कतई ही हिंसा नहीं कर सकते, वो अहिंसा के पुजारी होते हैं। और वहाँ जो हुआ, इसके लिए वो लोग कहाँ जिम्मेदार है? उन्होंने तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वो काम करना चाहा, और वो डेवलपमेंट के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, वो किसी डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, वो तो चाहते डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, एक चीज़। सेकेंड, वहाँ पर जो चीज़ें घटित हुई, जो अज्ञात लोगों ने की, इस चीज़ का कभी हम समर्थन कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं ये प्रश्न, मेरा प्रतिप्रश्न आप लोगों को है, इतने सालों से 1956 से लेकर तो आज तक ये वहाँ पर एक पवित्र भूमि के तहत यात्रा भरती हैं, कई लाखों लोग पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। कभी आपने देखा कि इस तरीके की वारदात वहाँ हुई है? बिल्कुल नहीं हुई है। आज क्यों हुई? इसके पीछे कई अज्ञात लोगों का हाथ है। मैं तो कहता हूँ समाज के जो समाज कंटक होते हैं, जिन्हें नहीं लगता है कि ये काम हो, जिन्हें नहीं लगता है कि डेवलपमेंट हो, वो इस तरीके की चीज़ें हमारे नाम पर वाह करने की कोशिश कर रही हैं। गवर्नमेंट ने, शासन प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने इसकी पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, और उसके अंदर कौन
उसके लिए जिम्मेदार है, उसको खोज निकालना चाहिए। गलत लोगों के ऊपर इस तरीके के गुन्हे लगाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों के ऊपर लगाया गया है वो गलत लोग नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर लगाए गए गुन्हे को भी ये गवर्नमेंट के माध्यम से वापस लेना चाहिए। जिस प्रकार आपने देखा कि हमने बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे सर से विशेष चर्चा की, जिन्होंने बताया कि दीक्षा भूमि जो कि उप राजधानी महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, इसके सौंदर्यीकरण कार्य में जो भूमिगत पार्किंग का मुद्दा उठाया गया है, उसके साथ अनेक मुद्दे हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। सौंदर्यीकरण और नवनिर्माण से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई जा रही है। जिस प्रकार मुद्दों को सर ने क्लियर किया, हमारे सामने अपनी सब बातों को समक्ष रखा, इस मुद्दे को लेकर और भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आपसे बने रहेंगे। देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीव्ही। धन्यवाद। बातमीपत्रात इथेच विराम घेऊया, पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडी घेऊन। जय हिंद।